हेलो दोस्तों, मैं प्रभास कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं फ्रेंड्स इस वीडियो में आप सबको सिखाने वाला हूं ध्वनि के लगभग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ध्वनि के 30 ऐसे प्रश्न हैं जो फ्रेंड्स बार बार एग्जाम वाले पूछे जा रहे हैं, रिपीट किए जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसी सारे सवाल पर डिस्कशन करेंगे। ये सवाल क्या कहता है, इसका क्या आंसर होता है, सब डिस्कशन करेंगे क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 30 महत्वपूर्ण। तो इसमें समझेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रश्नों को समझना है, क्लियर करना है, तो बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अगर वीडियो सीखेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले की भांति इसके पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डाल रहा था ना, कोशिका का डाला था, पाचन का डाला था। तो उसी समय ध्वनि लाया हूँ जो फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिससे वाले आते रहते हैं ध्वनि से। तो मैं 30 महत्वपूर्ण लिया हूँ प्रश्न जो आपको कोई भी एग्जाम देने, SSC, रेलवे, NDA, एयरफोर्स, नेवी या बोर्ड एग्जाम जिसमें इसका चैप्टर हो, इसका सिलेबस हो, तो वहाँ पे सवाल आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर डिस्कशन करेंगे। देखिए मैं अभी 17 लिया हूँ, जो बचा इसी वीडियो में आगे लूंगा, इसको समझाने के बाद लूंगा, ठीक है। आराम से समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला प्रश्न को पढ़ा क्या कहता है। प्रश्न क्या बोल रहा है, पहला प्रश्न कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। देखिए तारत्व क्या होता है पता है, तारत्व जिसको अंग्रेजी पता है, अंग्रेजी में पिच बोलते हैं, PITCH से महिलाओं का देखते होंगे तारत्व क्या होता है, ज्यादा होता है, पता ना, पिच ज्यादा होता है। तो ध्वनि का जो तारत्व होता है ना, वो निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पे, याद रखिएगा। ये वो एग्जाम में NDA वगैरह में जब मैं इंडिया दिया था तो NDA सवाल आते रहते हैं जो इंपॉर्टेंट जो बहुत आता है। तो ये मैं जब दिया तो उसको आया था, ठीक है, ये पूछा गया था मेरे से सवाल ये, और पॉलिटेक्निक में आता रहता है। तो बोला जाएगा ध्वनि का तारत्व या पिच किस पर निर्भर करता है, तो आपको आंसर देना है आवृत्ति पे, फ्रीक्वेंसी पे। तो मैं इसका आंसर क्या डाल दूंगा, आवृत्ति डाल दूंगा। मैं आंसर ब्लैक में लिख रहा हूँ, ठीक है, उसको क्वेश्चन मत समझिएगा, मैं आवृत्ति, क्योंकि ब्लू बेरा है ना, ब्लू ऐसा आपको दिखता नहीं होगा पूरा, कलर जो उसका थोड़ा सा कम जाता है, ठीक है, इसलिए समस्या को जो आप समझिए हमारे को। मैं यहाँ से बॉक्स बना दिया हूँ, आवृत्ति को निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होगी। देखिए श्रव्य का मतलब क्या होता है, सुनने ही होगा। जो ध्वनि तरंग को हम सुन सकते हैं, हम लोग पूरे ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बींग्स सुनेगा, उसको कहते हैं श्रव्य तरंग, ठीक है। जो हम लोग नहीं सुन सकते हैं वो होता है पाराश्रव्य या अबश्रव्य। अब मतलब नीचे वाला, पारा मतलब ज्यादा वाला। तो हम लोग कौन से तरंग को सुन सकते हैं, उसका आवृत्ति क्या होगा, पूछा जा रहा है। तो ये दोस्तों इसका सही आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। क्या होगा आंसर में, क्या बोला, देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हम लोग कहां से कहां तक सुन सकते हैं। 20 HZ मतलब क्या था, हर्ट्ज होता है। HZ क्या है, ये आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक है जो एक वैज्ञानिक थे हेनरिक हर्ट्ज, उनके नाम पे रखा गया था, ठीक है। ऐसे सेकेंड इनवर्स होता आवृत्ति का ऐसा मात्रक। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये क्या था, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो हम लोग सुन सकते हैं। ना 20 से कम सुनेंगे हम लोग, ना 20 से ज्यादा सुनेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, यस, कोई दिक्कत हो रहा। चलिए मैं इसको भी क्या करता हूं, अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर की ओर। क्या बोला जा रहा कि व्यक्ति अधिकतम कितनी डेसिबल की ध्वनि सुन सकता है। देखिए दोस्तों, आप लोग कभी कभी सुने हो कि ध्वनि प्रदूषण, ये प्रदूषण, तो कैसे बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण, उसका एक डेसिबल होता है। डेसिबल क्या होता है, तीव्रता मापता है। साउंड का इफिशिएंसी, तीव्रता बोल सकते हैं, इंटेंसिटी मापता है। तो हम लोग जो है ना 95 डेसिबल तक ही सुन सकते हैं, 95 डेसिबल से ज्यादा नहीं सुनेंगे। वो रहेगा तो बहुत कर्कश रहेगा, हमारे लिए बहुत हानिकारक रहेगा। तो 95 डेसिबल जो होता है ना, उससे ज्यादा हम लोग नहीं सुन सकते हैं ध्वनि को। तो मैं इसका आंसर क्या डाल दूंगा, 95 डी। डी मतलब क्या होता है, डेसिबल होता है। डी मतलब क्या होता है, डेसिबल होता है। आगे बढ़ते हैं चौथा की ओर। क्या बोला था कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए पराध्वनिक सतह एवं स्रोत के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए। जिससे आप लोग कभी कभी सुने होंगे, आपका जो आवाज है ना दोबारा सुनाई दे देता है, कहीं पहाड़ी इलाकों में, गुफाओं में, या आपके रूम में, या जंगलों में होता है। तो क्या होता है ना, आपका ध्वनि ना किसी बगल में एक सतह होता है, प्रवर्तक उसे टकरा के द्वारा आ जाता है, तब वो कानों को दिखाई देता है, सुन जाता है, सुन लेते हैं। तो वो उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या है कि परावर्तक सतह और स्रोत, जहां से मैं बोल रहा हूं और जहां से ध्वनि टकराएगा, उसके बीच में कम से कम 30 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। यही अक्सर पूछ रहा है कि कितना होना चाहिए, तो 30 मीटर होना चाहिए। ये सवाल एग्जाम में जब मैं DC से एग्जाम दिया था, डिप्लोमा कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उस वक्त मुझसे पूछा गया था।
तो मैंने इसको बनाया था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं सारा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब भी एग्जाम को देने जाते हैं, ये जहाँ साइंस का आपका सिलेबस हो तो प्लीज ये वीडियो को देखा जाइए, इस क्वेश्चन को पढ़ के जाइए। ये मेरा पर्सनल टिप्स मानिए या आप सलाह मानिए। ठीक है, तो ये हो गया। पांचवा क्या, ध्वनि तरंग की प्रकृति क्या। देखिए ये बहुत एग्जाम में सवाल पूछा गया, VVI गोल लगाया था। ध्वनि जो तरंग का प्रकृति कैसा नेचर होता है, मैंने बताया था कि ध्वनि जो था, एक तरंग जो होता है दो तरह का प्रकार है, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य होता है। तो ध्वनि कैसा भाई, तो ध्वनि अनुदैर्घ्य। ठीक है, क्योंकि इसके कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत नहीं होता है, समानांतर होता है। तो मैं इसका आंसर क्या डाल दूंगा, अनुदैर्घ्य। क्या था, अनुदैर्घ्य को लॉन्गिट्यूड क्या बोलते हैं, थोड़ा सा नाम याद नहीं आ रहा, लॉन्गिट्यूड बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड वेव, अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। छठा क्या दोस्तों हमारा, कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है। देखिए कभी कभी क्या होगा ना कि आपका ध्वनि के जो स्रोत का आवृत्ति, जैसे मैं बोलूंगा, मेरा आवाज का आवृत्ति घट जाएगा बढ़ जाएगा, ये किसी व्यक्ति को सुनने वाला के लिए ऐसा होगा। मैं तो बोलूंगा सेम फ्रीक्वेंसी में बोलूंगा, बट जो कोई व्यक्ति रहेगा सुनेगा ना, उसको फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगा तो कभी ज्यादा सुनाई देगा। ये जो घटना घटता है ना, उसको क्या कहते हैं, प्रश्न पूछा है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट को ही कहते हैं। ठीक है, ये उतार चढ़ाव की घटना को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। अब क्लास 11 में आइएगा तो पढ़ना होगा, यदि नहीं जानते होंगे, इंटरेस्टिंग है पढ़ने में, तो हमारे चैनल पर सर्च मारिएगा डॉपलर इफेक्ट D2 स्टडी आ जाएगा। ठीक है, जो मैं ऑलरेडी बताया हूँ। ठीक है, कोई भी चीज पढ़ना है टॉपिक मारिए सर्च, लास्ट में हमारे चैनल का नाम लगा दिए, आपका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो डॉपलर इफेक्ट में बता दें उस वीडियो में पूरी तरह से, डॉपलर प्रभाव, ये दोस्तों घटना होता है। ठीक है, ये घटना बहुत इंटरेस्टिंग घटना, आप पढ़िए, मैं उसमें बताया था, ये इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। अगला सातवां नंबर कि ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। चलिए डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, तो मैं यही बोला था ध्वनि से। किससे है, ये ध्वनि से, ध्वनि तरंग से संबंधित है। बात तो समझ आ रहा है ना, किससे संबंधित है, ये ध्वनि से। डॉपलर इफेक्ट जो होता है ना, ध्वनि पे लागू होता है, ऐसे प्रकाश से भी लागू होता है, बट आपका ऑप्शन में रहेगा ध्वनि मार दीजिएगा, क्योंकि हम चैप्टर ध्वनि पढ़ रहे हैं। अगला 8वां नंबर, ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। मैंने बोला था कि किसके कारण प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि द्वारा सुनना, इको है ना, प्रतिध्वनि इको होता है, द्वारा सुनना, वो किसके कारण होता है। तो मैं बताया था कि टकराता है, टकरा के फिर आ जाता है, यानी कि परावर्तन होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ध्वनि परावर्तन। ध्वनि परावर्तन की जो घटना होता है, उसे फिनोमेना होता है, उसी पे बेस आपका होता है प्रतिध्वनि। इको होता है ना, इको सिस्टम वाला जो होता है घटना होता है। 9वां है स्टेथोस्कोप, ध्वनि को किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए स्टेथोस्कोप क्या होता है, आपका धड़कन का, आपका जो दिल के धड़कन को मापता है, हार्ट बीट को नापता है। तो स्टेथोस्कोप जो होता है तो ध्वनि पे ही कार्य करता है, बट ध्वनि का खास गुण है, उस गुण का नाम है बहुल परावर्तन। बहुल परावर्तन के कारण स्टेथोस्कोप काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा। मैं इसका थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा ना, वीडियो लंबा पड़ जाएगा, तो मैं बता देता बहुल परावर्तन क्या होता है। कि बहुल परावर्तन क्या होता है ना, स्टेथोस्कोप ऐसे होता है, वहां पे का ध्वनि ऐसे 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 से टकराते हुए आता है और स्टेथोस्कोप में लगता है, तो ऐसे समझ सकते हैं। बहुल मतलब बहुत ज्यादा, परावर्तन में टकराना, बहुत बार टकराएगा और ऐसे ऐसे बाहर आएगा। अब जहाँ पे आला लगा रहेगा ना, ऐसे आला, वो यहाँ पे जो ऐसे ऐसे रहेगा ना कान में वाला, डॉक्टर अपना कान लगाएंगे, अपना वो कर लेंगे। ठीक है, समझा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। देखिए सोनार क्या होता है, सोनार का साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन रेंजिंग होता है, जो इसका अधिकांशतः प्रयोग तो लाया जाता है। पता क्या क्या हो रहा है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो ये दोस्तों लाया जाता है समुद्र की गहराई मापने में, या जो वस्तु को, छिपा हुआ वस्तु को निकालने में। ठीक है, या नौसंचालकों द्वारा लाया जाता है। ठीक है, बात समझा रहा। तो सोनार का अधिकांश प्रयोग क्या होता है, समुद्रों में होता है। ठीक है, समुद्रों में छिपी वस्तु का पता लगाने में, वस्तु का पता लगाने में। ये सवाल आया हुआ एग्जाम में कि समुद्र में छिपी वस्तु का पता लगाने में किसका प्रयोग होता है, तो प्रकाश का, कुछ बच्चे बोलते हैं ये मशीन का, ये वगैरह वगैरह, बट ये गलत है।
समुद्र में सोनार होता है। सोनार से क्या होता है ना, वहां से हम लोग साउंड वेव को भेज देते हैं, जहां भी वस्तु रहेगा वहां से टकरा कर तो वापस आ जाएगा ना, तो उससे वो बताता है कि यहाँ पे सामान छिपा हुआ है। अगला 11 नंबर कि सोनार में किस तरंग का प्रयोग होता है, तो मैंने यही बताया था भाई, ध्वनि पे कार्य करता है ना, तो क्या देगा इसका आंसर। सॉरी, जो भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग पे कार्य करता है सोनार। कोई देखिए आंसर में बॉक्स इसलिए बना था आपको समझ में आ जाए, क्योंकि काला काला से मैच हो जाएगा, लेकिन ब्लू से दिखता नहीं आपको। कौन सी तरंगे शून्य में गमन नहीं करता, तो कौन सा तरंग, शून्य मतलब निर्वात, निर्वात मतलब वैक्यूम, जहां वो नहीं चल सकता है, एक कदम आगे नहीं बढ़ेगा, तो वो मैं बता ध्वनि तरंग। आप जब भी जाइएगा निर्वात में, वैक्यूम में, तो आप कुछ बोलिए तो आपको आवाज ही नहीं जाएगा, किसी कोई सुन ही नहीं सकता है, जैसा चंद्रमा पे घटना होता है। ठीक है, तो ये आता है क्या, ध्वनि, ध्वनि तरंग गमन नहीं कर सकता शून्य में, क्योंकि फ्रेंड्स इसके चलने के लिए ना माध्यम होना चाहिए, ये बिना माध्यम को नहीं चल पाएगा, अकेले नहीं चलेगा। 13 नंबर वायु, जल, इस्पात में ध्वनि का वेग क्रम होगा, यानी कि क्रम यानी कि ऑर्डर बताना है कि किस ऑर्डर में किसमें ध्वनि ज्यादा या कम होगा। तो वायु, जल, इस्पात, वायु क्या है बताइए तो, एयर, गैस है। जल क्या है, वाटर, लिक्विड है। इस्पात क्या है, सॉलिड है। तो फ्रेंड्स ध्वनि जो होता है सबसे ज्यादा सॉलिड में गमन करता है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। सुना ना बात को, ध्वनि जो होता है सबसे ज्यादा सॉलिड में गमन करता है। ठीक है, तो आप ट्रेन के पटरियों पर कान रख के सुनिएगा, आपको आवाज आ जाएगा, बहुत दूर भी ट्रेन रहेगा उसको आ जाएगा, क्योंकि वहां पे उसका सॉलिड है, पटरी सॉलिड है, उसके माध्यम से वो ध्वनि गमन कर लेता है। ठीक है, और लेकिन वही एयर वगैरह में देखिएगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे आप देखिएगा जब घड़ी आपको चलता है ना, घड़ी जब दीवार में कान में लगाएगा तो आपको घड़ी का आवाज टिक टिक सुनाई देगा। तो क्या आ जाएगा, ऑर्डर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सबसे पहले स्टील लिख देता हूँ, स्टील के लिए BS, और वाटर के लिए लिख देता हूँ W, और एयर के लिए मैं A लिख देता हूँ। तो सबसे पहले S में से स्टील में, फिर वाटर में वेग रहेगा, वेलोसिटी रहेगा, फिर A रहेगा, एयर में रहेगा। तो ये आपका ऑर्डर बन गया। अगला 14 नंबर, ध्वनि नहीं गुजर सकता है किस माध्यम में, तो मैंने अभी बोला है निर्वात में, निर्वात में, निर्वात को छोड़ के दोस्तों सभी में ध्वनि गमन कर लेगा। अगला 15 नंबर, पराध्वनिक विमान कौन सी प्रघाती तरंगे उत्पन्न करती है, पराध्वनिक विमान कौन सी प्रघाती तरंगे उत्पन्न करती है, तो ये हो जाएगा पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। जो देखिए पराध्वनि का मतलब पता क्या होता है, वे वस्तुएं जो ध्वनि के चाल से ज्यादा चलता हो, वो ध्वनि के स्पीड से ही ज्यादा चलने लगा है, तो वो पराध्वनि कहला लेता है। तो कुछ विमान वगैरह होते हैं, सोनिक बूम वगैरह होते हैं, जो ध्वनि की भी चाल से ज्यादा चलते हैं। अगला है 16 नंबर, इको साउंडिंग का प्रयोग कहाँ होता है, तो मैंने दोस्तों इको साउंडिंग का प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने में। इको का मतलब प्रतिध्वनि और साउंडिंग का मतलब सुनना। ठीक है, तो प्रतिध्वनि द्वारा सुनते हैं, उससे मतलब हम लोग समुद्र की गहराई भी नाप लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा, इसका आंसर क्या डाल दूंगा, इसका मैं आंसर डाल दूंगा यहाँ पे समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई मापने में, ऐसे फैथोमीटर, मुझे लगता है फैथोमीटर भी एक होता है समुद्र गहराई मापने में, मैंने पढ़ा था। ठीक है, फैथोमीटर, बट हम लोग पढ़ रहे हैं ध्वनि चैप्टर, तो इसको डिस्कशन करते हैं। समुद्र की गहराई मापने में क्या होता है, इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। ठीक है, 17 नंबर है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन होता है। मैंने ही बताया था कि डेसिबल जो होता है ना, 95 डेसिबल क्या है, ये ध्वनि की क्या तीव्रता है, उतना गाना हम नहीं सुन सकते हैं, तो ये था ध्वनि की तीव्रता को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किसमें, डेसिबल में करते हैं। डेसिबल जैसे यूनिट है ध्वनि की तीव्रता को मापने का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ध्वनि की तीव्रता, डेसिबल की इकाई का प्रयोग कहाँ था, ध्वनि की तीव्रता मापने में। ध्वनि की तीव्रता मापने में डेसिबल इकाई का प्रयोग कहाँ होता, ध्वनि की तीव्रता मापने में डेसिबल इकाई का प्रयोग आता। देखिए तो बच्चा ये सब समझ लो क्या, मैं ऑप्शन इसलिए नहीं लिखता हूँ दोस्तों, ऑप्शन लिखने का मुझे रीजन ये है क्योंकि यदि आप बिना ऑप्शन से क्वेश्चन को आंसर याद कर लीजिएगा तो जहां तक एग्जाम देने जाइएगा और फिर ऑप्शन रहेगा ना, तो आपको 99.9% बच्चा का आंसर सही मारिएगा। बट ऑप्शन में दे दूंगा तो आपको चंग मंगा जाइएगा, अरे ये भी लगता ऑप्शन था, ये लगता आंसर तो सही नहीं है, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं लेता हूँ। ठीक है, आपकी भलाई के लिए लेता हूँ, समझा ना। तो पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए ताकि याद रहेगा, फिर मैं आगे के 13 प्रश्नों को बताता हूं। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आगे का प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, और प्रश्न क्या कहता, देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, मैं पहले ही बता दिया था।
तो क्वेश्चन 18 क्या कर रहा है देखिए कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। बहुत ही बड़े सवाल, बहुत गजब का सवाल है, ठीक है। ये पूछा गया था कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, ठीक है। सबका अलग अलग चाल होता है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे, सबका अलग टेम्परेचर पे, लेकिन सिंपली सवाल पे पूछ देगा वायु में ध्वनि का चाल। तो अभी से याद कर लीजिए 332 मीटर पर सेकंड, क्या 332 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 332 मीटर। आज जब बिजली चमकता होगा, आज बारिश मौसम आया है, बारिश में देखते होंगे कि जब बिजली चमकता है ना तो सबसे पहले आपको लाइट दिखाई देता है, बाद में उसका साउंड आपको सुनाई देता है, क्योंकि लाइट जो होता है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है, बट साउंड 1 सेकंड में 332 मीटर जाता है। तो यही रीजन है, ठीक है। सुना है रीजन, मैं आपको बता दिया हूं, समझ गए होंगे, ठीक है। साइंस है, हाउ एंड भाई पे टिका हुआ है। इसे सोचने का प्रयास करिएगा या पूछने का प्रयास करिए, जानने का प्रयास करिए, हमेशा आगे बढ़िएगा, ठीक है। ध्वनि का चाल किस पर निर्भर नहीं करता। देखिए ध्वनि का चाल जो है ना एक ऐसा चीज है, उस पर डिपेंड नहीं करता, बढ़े घटे कुछ नहीं, मतलब है नहीं उससे। वो क्या है, दाब, प्रेशर, प्रेशर बढ़े घटे, जीरो कर दे, इन्फिनाइट कर दे, कोई मतलब नहीं है। उस ध्वनि बढ़ेगा घटेगा नहीं, ध्वनि जो रहेगा वही रहेगा। तो मैं इसका आंसर क्या डाल दूंगा, दाब, इसका मतलब प्रेशर। अगला है 20वां नंबर। 20वां नंबर प्रश्न क्या बोला, देखिए तो प्रश्न में क्या बोला है कि ध्वनि का वेग सबसे कम कहाँ होता है। तो मैंने इसके पहले बताया था, ये पूछा गया सवाल है, ठीक है, पूछा हुआ सवाल है, बोला तो एसएससी में। तो ध्वनि का वेग सबसे कम कहाँ पता होता है, सबसे कम होता है गैस में, ठीक है। जहां भी गैस रहेगा वहां भी सबसे कम होगा ध्वनि, वहां उसका चाल कम होगा, ठीक है। आप वृत्ति वगैरह मत सोचिएगा, चाल सिर्फ कम होगा। मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा, बेग, सॉरी बेग नहीं, गैस होगा ना। क्या होगा, ध्वनि का सबसे कम कहाँ होता है, गैस में। कहाँ होता है सबसे कम, गैस में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। अगला 21वां नंबर, यदि तरंगदैर्घ्य का मान आधा कर दे तो वेग होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ, 4 बराबर आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य फॉर्मूला होता है। तो चूंकि चाल आपसे पूछ रहा है, आवृत्ति दिया गया, आवृत्ति नहीं दिया गया, तरंगदैर्घ्य दिया है, आधा कर दिया है, तो आधा यानी कि 1/2 कर दिया है, और ये आवृत्ति नहीं दिया, आवृत्ति मान लीजिए नहीं दिया, तो बड़ा कहते तरंगदैर्घ्य का मान आधा कर दे तो वेग क्या आ जाएगा, तो वेग भी आधा हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब न्यू मान, ये मतलब आवृत्ति मान ले रहा हूँ, ये मतलब आवृत्ति मान लिया हूँ, ठीक है। तो आवृत्ति मुझे पता नहीं है, तो लेकिन जब तरंगदैर्घ्य आधा हुआ है तो भाई वेग वेलोसिटी भी तो आधा हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, आधा, क्या आ जाएगा, वेग क्या आधा, क्या आ जाएगा, आधा। फॉर्मूला क्या था, मैं ये लिखा, चाल बराबर आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य। इससे ध्वनि का चाल निकाल सकते हैं, तो उसका फ्रीक्वेंसी आपको उसका वेवलेंथ पता रहेगा तब। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग डॉट डॉट, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो क्या ध्वनि का वेलोसिटी स्पीड बढ़ेगा या घटेगा कि अपवर्तित रहेगा। सोचिए तो जरा, बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ेगा। ये बताऊंगा इससे, इसका डिस्कशन में जाऊंगा ना बहुत अंदर चला जाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा भाई, इसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि सारा उतना पॉसिबल है नहीं। तो ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होता है, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ यार, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो स्पीड भी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो उसका स्पीड भी डिक्रीज करेगा। 23 नंबर से क्या बोला कि माध्यम का घनत्व बढ़ने पर ध्वनि का वेग डॉट डॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको बहुत दिमाग वाला प्रश्न है। तो जब किसी भी मीडियम का डेंसिटी को क्या करें, बढ़ा रहे हैं, तो वहां पे अपोजिट हो जाएगा। जब डेंसिटी को बढ़ाइएगा ना तो वहां पे ध्वनि का जो स्पीड होगा घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे समझने बात को, जैसे आप देखिए ना होंगे कि ठोस में ज्यादा है, ठीक है, ठोस में ज्यादा है, सॉरी माध्यम का घनत्व बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, घट जाता है, घटता है। दो देखें ठोस का ज्यादा है ध्वनि का वेग, गैस का कम है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका घनत्व का कंसेप्ट लग ही रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं मैं। चलिए इसमें प्रश्न क्या बोला जाए कि सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है। आपको सोनार का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ये एग्जाम दीजिएगा ना तो पूछते रहते हैं, फिर इंडिया का एग्जाम 2-3 बार होता रहता है, एयरफोर्स वगैरह, चूंकि सब 12th का ही सवाल इसमें रहता है, इससे रहता है, तो पूछा जाता है। तो सोनार का फुल फॉर्म इसे याद कर लीजिए,
साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग क्या होता है, याद कर लीजिए इसे। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, ये याद कर लीजिए। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला 25वां नंबर, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 400 हर्ट्ज है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो फ्रेंड्स जो आवर्तकाल होता है टी होता है, टाइम पीरियड होता है, वो फ्रीक्वेंसी का न्यू का अपोजिट होता है। तो जो आपका रहेगा उसको अपोजिट कर दीजिए। तो क्या है, अब 400 है ना, तो टी बराबर 1/400, 5 से गुना कर दो तो 5/5 सॉरी 5 से नहीं 25 होगा ना, तो 25 बटे कितना आ जाएगा, 25 को 100, 2 को 0 बैठा दीजिए, यानी कि 2 2 4 0, यानी कि 25 पे 4 0 बटे 4 0 नहीं, पॉइंट को 10 नीचे है ना, तो पॉइंट आगे जाएगा। तो क्या जाएगा वर्तकाल इसका कितना आ जाएगा, 0.0025। देखिए आवर्तकाल टाइम पीरियड सेकंड में होता है, क्योंकि आवृत्ति का ऐसा मतलब सेकंड इनवर्स होता है। तो मैं यहाँ पे सेकंड इनवर्स लिखूंगा, तो सेकंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो सेकंड बन जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेकंड। समझाया, आवृत्ति का ऐसा मतलब सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज, बट आवर्तकाल का सेकंड होता है, उसका अपोजिट होता है। 26वां नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि किसी गैस में ध्वनि का चाल सबसे अधिक होता है, किस गैस में। देखिए हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी कर लीजिए। यहाँ तक कि नीट जो एग्जाम सुने होंगे, नीट मेडिकल का, उससे पूछा गया था सवाल ये, ठीक है, किस गैस में ध्वनि का चाल अधिक होता है, ये पूछा गया। नीट कितना बड़ा लेवल की एग्जाम होता है, वहां पूछा गया था। तो जानिए तो बना सकता है, कोई भी जाए कभी जा सकता है। देखिए गैस में पूछेगा ना तो हाइड्रोजन होगा। यदि पूछेगा सबसे कम कहाँ होता है गैस में, लेकिन बोला कि गैस में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो गैस में हाइड्रोजन में होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का है, ठीक है, हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस है। रीजन क्या है, क्या है, हाइड्रोजन है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जा। 27वां नंबर कि मनुष्य की श्रव्यता सीमा कहाँ होता है, यानी कि मैंने बताया मनुष्य कहाँ तक सुन सकता है ध्वनि को, उसका फ्रीक्वेंसी क्या। तो मैंने बताया हूं, क्या बता रहा हूं, 20 हर्ट्ज से हम लोग 20,000 हर्ट्ज तक, ये मनुष्य की बात किया जा रहा है। डॉल्फिन वगैरह जो होता है ना, वो लगता है उसे कम भी सुन लेगा। कुत्ता का देखते हो, कुत्ता का आप जाएंगे ना, पैर से गुजरते रहेंगे रास्ता से, सुन लेगा, उड़ जाएगा, तो उसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम सुन लेता है, 20 हर्ट्ज से भी कम सुन लेता है। भूकंप को सुन लेता है, भूकंप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उन लोगों का कम होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग इससे ज्यादा नहीं, कम नहीं सुन सकते हैं, ठीक है, याद कर लीजिए। अगला 27वां नंबर, आवृत्ति बढ़ने पर ध्वनि का तरंग क्या होता है। तो इसका तो मैं बता, तो बढ़ता है। जब भी आवृत्ति बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी ना, तो ध्वनि का पिच तरंग तो बढ़ता है। अगला 29 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कीमती कपड़ा व एरोप्लेन तथा घड़ियों के पुर्जों से धूल हटाने में किसका प्रयोग होता है। देखिए एरोप्लेन वगैरह में धूल हो जाता है ना, तो धूल वहां पे एक मेथड उससे हटाते हैं। आपका कीमती कपड़ा रहता है ना, वहां पे धूल तो एक मेथड से हटाते हैं। घड़ी देखिए, छोटे छोटे घड़ी का छोटा रहता है, उसके अंदर छोटे छोटे पुर्जा रहता है, मशीन इक्विपमेंट, मतलब इक्विपमेंट मतलब कुछ होगा उसका पार्ट्स, इक्विपमेंट, तो उसमें से धूल जो हटाते हैं हम लोग पराश्रव्य तरंग के प्रयोग करके करते हैं। क्या, पराश्रव्य तरंग के प्रयोग से करते हैं, ठीक है। एरोप्लेन, कीमती कपड़ा, घड़ी के पुर्जे से धूल हटाने में किसे करता है, पराश्रव्य तरंग। क्या करते हैं, पराश्रव्य, पराश्रव्य तरंग। अगला 30वां नंबर, कल कारखानों की चिमनियों से कालिक मिटाने में प्रयोग होता है। देखिए कल कारखाना का चिमनी देखे होंगे, बड़ा निकला हुआ था, उसमें धुआं निकलता रहता है, तो वहां पे प्रयोग करते हैं पराश्रव्य तरंग को, ठीक है। तो फाइनली इस वीडियो में 30 क्वेश्चन लिया था, जो 30 फाइनल हो गया है। तो दोस्तों मैं अपनी तरफ से एडवांस दे रहा हूँ कि क्वेश्चन का याद कर लीजिए, तो कोई भी एग्जाम देने जा रहा है, कंप्लीट एग्जाम तो या कोई भी एग्जाम तो ये आएगा सवाल, क्योंकि ध्वनि ऐसा चैप्टर फिजिक्स का जो बहुत सारा से बनता है, पूछे जाते भी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के बस इतना ही, पहले की बात है। आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे है ना, तो प्लीज यार देर किसी बात की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज एक छोटे से सपोर्ट के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि जितने इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो होंगे
आसान पहले पहुंचते रहेंगे, आप सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। और फ्रेंड्स हमें इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं कुछ सिखाता रहता हूँ, हमसे कांटेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और मैं एक बात बता दूं तो ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स साथ जो पढ़ते हैं, ताकि वो भी जाने, वो भी आगे बढ़े। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहेगा चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।